दिव्य रश्मि की ओर से आज हम उपस्थित हैं पटना के युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री सुजीत सिन्हा जी के साथ। सुजीत सिन्हा जी के साथ जानते हैं बिहार की परिस्थितियों में चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या भूमिका है, बिहार में रोजगार के अवसर कितने हैं, पिछले 30 सालों में बिहार ने क्या किया। ये सारा कुछ सवाल आज हम सुजीत सिन्हा जी से चाहेंगे। वो अपनी विचार खुलकर रखें हमारे साथ। श्री सुजीत सिन्हा जी, स्वागत है आपका दिव्य रश्मि चैनल में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो जहाँ पर बिहार की बात हम लोग कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि बिहार का संस्कृति, बिहार का जो हमारा हिस्ट्री रहा है हमेशा स्वर्णिम रहा है। जहाँ तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात है, बिहार आज के दिन में पिछड़ा महसूस करता है, बल्कि पिछड़ा है। शिक्षा की बात करें तो पिछले 3 दशकों से शिक्षा के विकास के लिए हमारे बिहार में बिल्कुल ना के बराबर काम हुआ है। 1990 से लेकर आज तक हम देखते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस आज भी यथावत वही स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं सरकारी स्तर पे जो 1990 में थे। यानी कि न कोई नई यूनिवर्सिटी का स्थापना, न किसी कॉलेज की स्थापना। तो शिक्षा में देखा जाए तो बिहार सरकार की, चाहे पूर्व में राजद की सरकार हो, चाहे वर्तमान में जदयू की सरकार, किसी ने भी शिक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके वजह से शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं, जो पूरे भारतवर्ष में हर किसी को दिखता भी है। केंद्र की नीति भी ऐसी रही है कि उसने बिहार में कभी भी कोई शिक्षण संस्थान या फिर शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए कोई नीति या नियम नहीं निर्धारण किया। बिहार को केवल एक माइग्रेंट स्टेट बना के रखने का जो मंशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का है, वो सर्वव्यापी दिखता है और महसूस किया जाता है। जहां तक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आज भी लाखों की तादाद में भारत में विभिन्न जगहों पे, चाहे वो बॉम्बे कैंसर संस्थान हो, एम्स हो दिल्ली का, बेंगलोर हो, चंडीगढ़, पीजीआई लखनऊ, बाहर से आए हुए जितने भी आपके बीमार लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा संख्या बिहार का होता है। बिहार की जो अभी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक ही सीमित है। बड़े बड़े अस्पताल जो सरकारी स्तर के हैं, पीएमसीएच, एनएमसीएच, वहां भी लोग अपना इलाज कराने में कतराते हैं, क्योंकि वहां ना डॉक्टरों की सही ढंग से सुविधा है, न दवा का वितरण सही है। गरीब लोग इलाज कराने में असमर्थ हैं। अगर उन्हें कुछ बेसिक बीमारी जैसे टीबी, किडनी, लीवर, हार्ट की कोई परेशानी होती है तो वो बिहार में जिंदगी को दांव पे लगाकर वो अपना इलाज कराते हैं। और मैक्सिमम केसेस में देखा जाता है कि अगर वो बाहर नहीं जाते हैं तो उनकी मृत्यु बिहार में हो जाती है। रोजगार की बात करें तो हमारा बिहार कृषि प्रधान राज्य है। झारखंड के बंटवारे के बाद हमारे यहाँ से खनिज, हमारे यहाँ से आधारभूत संरचनाएं सारे झारखंड में चले गए, बिहार में कुछ नहीं बचा हमारे बिहार में कृषि योग्य भूमि, बचा हमारे बिहार में कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड संभावनाएं। लेकिन बिहार सरकार ने पिछले विगत 30 सालों में कभी कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि स्वरोजगार, नए उद्योग धंधे लगाए जा सकें, जिसका वजह गिरती कानून व्यवस्था भी रही है। ये 3 मुख्य वजह है जिसके वजह से बिहार से लोग आज पलायन करने को मजबूर हैं। बिहार से लोग पढ़ने बाहर जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए बाहर जाते हैं, रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। शिक्षित होने के बावजूद भी बिहार के लोग यहाँ पे रहते नहीं, क्योंकि रोजगार नहीं है, जिसके वजह से बिहार आज पिछड़ता चला जा रहा है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान या किसी भी राजनीतिक पार्टी की कहीं कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही है कि किसी भी तरह से हम बिहार से पलायन को रोकें। दूसरा, विधि व्यवस्था की हम लोग बात करें तो जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि बिहार ने साल दर साल हमेशा एक बाढ़, सूखा का दंश झेला है। कोसी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहा। बिहार के बहुत महत्वपूर्ण जिले सूखे से प्रभावित रहे। यहाँ गंगा जैसी नदी होने के बावजूद, कोसी जैसी नदी होने के बावजूद भी हमारा बिहार सूखाग्रस्त रहा। बांध का ना बनना, नेपाल के साथ समझौता ना होना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की विफलताओं को उजागर करता है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज एक महत्वपूर्ण समय है
2020, जहां पे एक राजनीतिक विकल्प की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि हम लोगों ने बारी बारी केंद्र सरकार को भी देखा, केंद्र में बैठी बीजेपी कांग्रेस सरकार को भी देखा, राज्य में हमने जदयू के सरकार को भी देखा जिसके साथ आज बीजेपी अलायंस पार्टनर है, हमने राजद के सरकार को भी देखा, लेकिन कहीं से कोई संभावनाएं, आशा की किरण हमें नजर नहीं आती। एक सवाल और है जी। जब से केंद्र में वर्तमान सरकार आई है तब से इनकम टैक्स के माध्यम से कई तरह के बदलाव लाए हैं, जिसके कारण की काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ी है। ये आप लोग उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, किसी भी तरह का बदलाव देश हित के को ध्यान में रख के किया जाता है। केंद्र सरकार की नीति पे, मंशा पे शक तब होता है जब आम जनमानस किसी भी कर संशोधन के वजह से उलझन में दिखती है, किसी भी कर संशोधन के वजह से वो असहज महसूस करती है। बात केवल टैक्स पेमेंट की नहीं है, टैक्स तो लोग देना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। मेन मुद्दा उनके सामने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि हम अपने बिजनेस को कैसे आसानी से करें। कर प्रक्रिया में संशोधन करना रेवेन्यू को बढ़ाने का एक जरिया होना चाहिए, ना कि उस व्यवस्था को आप और जटिल कर दें। पिछले विगत वर्षों में हमने देखा है कि जो भी संशोधन कर प्रणाली में, चाहे डायरेक्ट टैक्स के तहत हुआ हो, चाहे इनडायरेक्ट टैक्स के तहत हुआ हो, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक बहुत बड़ा झटका है। भले ही हमारे देश में जो कर प्रणाली के द्वारा लगाया गया टैक्स के वजह से रेवेन्यू, इनकम जनरेट हुआ है, वो बढ़ा है, लेकिन वहीं पे बहुत सारे उद्योग धंधे भी बंद हुए हैं। जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जो जीएसटी जैसे जटिल कर प्रणाली को समझ नहीं पाए, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कर प्रणाली को समझ नहीं पाए। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी हमने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा को नहीं देखा, जहां पे वो टेक्निकल इश्यूज जो आते हैं हमारे वेबसाइट्स में, जीएसटी के वेबसाइट पे, उसको कुछ निराकरण करने का उन्होंने कोई उपाय ढूंढा हो। आज 3 साल हो गए जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के हुए, तीसरा साल चल रहा है, लेकिन आज भी जीएसटी की साइट को लेकर परेशानियां हैं। जीएसटी के नियमों को लेकर कुछ उलझने हैं। हर महीने जीएसटी काउंसिल की कुछ ना कुछ डिसीजंस आती है जहां पे लोग भ्रमित महसूस करते हैं, जहां पे लोग उलझन महसूस करते हैं, और जिस कर प्रणाली के वजह से बिजनेस को आसानी से करने की जरूरत है, जो नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां पे हमें केंद्र सरकार की नीति पे भी परिचर्चा करने की जरूरत है। संदेह तो बना ही रहता है। हमारा जो आकलन अभी तक रहा है, वर्तमान सरकार टैक्स से ज़्यादा पेनल्टी वसूल रही है। क्या ये आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? देखिए, जब भी कोई नियम का पालन करना होता है तो केंद्र सरकार की मंशा रही है, और हमने देखा भी है कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस जरूरी है, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस होता है। आप एकाएक इतना सारा पेनल्टी आप लगा दें कि कुछ व्यावसायिक संस्थान जो छोटे स्तर के हैं वो अपना बिजनेस चला ही नहीं पाए। मान लीजिए कि कोई छोटी सी कंपनी है जो पहले किसी फाइलिंग का 400 रुपीज देती थी, और किसी वर्ष अगर वो फाइलिंग नहीं कर पाती है और उसे 16,000, 17,000 या 20,000 पेनल्टी देना पड़े, तो मुझे लगता है कि इतना कड़ा प्रावधान भी पेनल्टी को लेकर नहीं होना चाहिए। इससे सबसे ज्यादा इफेक्टेड छोटे वर्ग के व्यापारी होते हैं, और वो ऐसा राज्य होता है जहां पे छोटे छोटे व्यापारी लोग ज्यादा है। और मुझे लगता है कि बिहार उससे कहीं ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि यहाँ पे छोटे व्यापारी ज्यादा हैं, और जो भी कर की जटिलताएं हैं, जो भी टैक्स वगैरह की जटिलताएं हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन उसे झेल पाते हैं, टाटा, अंबानी। लेकिन सभी टाटा अंबानी नहीं है, छोटे व्यापारी हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। समय समय पर कुछ वेवर स्कीम केंद्र सरकार को लाना चाहिए, जिससे इंटरेस्ट और पेनल्टी में छूट देकर एक निश्चित समय सीमा में अगर फाइलिंग कर देते हैं लोग, तो उनको एक छूट मिलनी ही चाहिए। केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठान ही नहीं बल्कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी इसने नहीं छोड़ा है। देखिए, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य था पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड काम करना, विगत कुछ सालों में नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का जिस तरह से सरकार ने उसकी कामकाज को या फिर उनके काम करने के तरीके पे इंटरफेरेंस करना स्टार्ट किया है,
मुझे लगता है वो कुछ हद तक सही है, लेकिन बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो बहुत जेन्युइनली काम कर रही हैं, जिनको फॉरेन फंडिंग्स चाहिए, लेकिन जो फॉरेन फंडिंग्स रिसीव करने का जो मापदंड या तरीका टेक्निकल हो चुका है, बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं कर पाते हैं। उसका वजह है सरकारी संस्थानों से पैसे का निर्गत होना, सरकारी संस्थानों का लचर व्यवस्था, जिसके वजह से जो पैसा आता है विभिन्न संस्थानों में, जो एनजीओ को बंटना होता है, जो एनजीओ के पास जाना होता है, वो समय पे नहीं मिल पाता, काम करने के बावजूद किस्त नहीं मिल पाता, जिससे एनजीओ सेक्टर काफ़ी प्रभावित हुआ है और बहुत सारे एनजीओ सेक्टर्स बंद भी हुए हैं। मुझे लगता है कि इस सेक्टर में भी भारत सरकार को, राज्य सरकार को थोड़ा सा नरम रुख अपनाने की ज़रूरत है। एनजीओ को बर्बाद करने के पीछे की मंशा क्या हो सकती है? देखिए, एनजीओ को बर्बाद कर, इस पे मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आज भी जो जेन्युइन रनिंग एनजीओज हैं वो तो चल रहे हैं। कुछ कंप्लायंसेस होते हैं एनजीओ के, जिसके वजह से उनको पूरा करना होता है, क्योंकि उनको टैक्स में एक बेनिफिट मिला है, जिसमें टैक्स में उनको रिबेट मिला है, उनके आय पर कहीं कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। तो उन सब सिचुएशन में एनजीओ की भी अपनी भागीदारी बनती है, अपनी जवाबदेही बनती है कि अपने कंप्लायंसेस को पूरा करें, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखें, सारे खर्चे का, आय का ब्यौरा रखें। जो संस्थाएं ये नहीं कर रही हैं उनके लिए केंद्र की नीति अगर स्ट्रिक्ट है तो वो सही है, लेकिन जो सबसे पहले बड़ी बात है जो मैंने आपको बताया कि जो फंडिंग की समस्या एनजीओज के पास है, क्योंकि जो एनजीओ है काम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उनको फंड नहीं मिलेगा, और फंड लेने की जो प्रक्रिया पहले के मुकाबले आज है वो जटिल है, और इससे अच्छे एनजीओ भी प्रभावित हो रहे हैं जो गलत है। बिहार में रोजगार के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? बिहार की जो परिस्थिति है उसमें असीम संभावनाएं शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, और चूंकि यहाँ पे युवा वर्ग काफी शिक्षित तो होते हैं, आईआईटीएंस निकलते हैं, आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं। यहाँ पे स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं। सबसे ज्यादा संभावना यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को लेकर है, एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस को लेकर है, लेकिन जरूरी है कि उसे पंचायत स्तर पर, गांव के स्तर पर ऐसे स्कीम के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों को इसकी जानकारियां देना। गवर्नमेंट की नीति है सब्सिडी देने की, ट्रेनिंग देने की, लेकिन क्या वो जमीनी स्तर पर पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है, उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो हमारे बिहार में हमेशा से रोजगार की संभावनाएं रही है, जरूरी है महत्वाकांक्षा की, सरकारी नीतियों की और उनके कार्यान्वयन की। पिछले यदि हम 30 सालों का देखते हैं तो 15 साल लाठी के दम पे सरकार चली, और ये 15 साल ब्यूरोक्रेट के बदौलत सरकार चल रही है। आम जन का कहीं भागीदारी नहीं है। इस पे आप बिहार के हैं, क्या इस पे कुछ फोकस करेंगे? देखिए, मैं पूरी तरह से इस बात पे सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक बिहार की बात हो, चाहे केंद्र की बात हो या किसी राज्य सरकार की बात हो, कोई भी सत्ता जो किसी भी पार्टी को मिलती है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही मिलती है। लेकिन जिस एक्सपेक्टेशन के तहत जनता इन पार्टियों को चुनकर आई, हम लोगों ने देखा पहला 15 साल लाठी के दम पे चला, बिल्कुल सही बात है, दूसरा 15 साल ब्यूरोक्रेट के दम पे चला, बिल्कुल सही बात है। तो जनता तो चुनकर लाती है लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन उस लोकतंत्र की हत्या भी इन 5 सालों में जो सरकार चुनकर आती है वो करती है। पिछले जो सरकार, ये नीतीश जी की जो सरकार बिहार में आई है, इसने मुस्लिम तुष्टीकरण पे कुछ ज़्यादा ही जोर दिया है। देखिए, जहाँ तक हम बिहार की बात करें तो मुस्लिम को मैं कभी भी अल्पसंख्यक नहीं मानता। मेरा जो अल्पसंख्यक मानने का जो पैमाना है कि अगर कोई भी आबादी, किसी भी धर्म की आबादी 10% से कम है तो आप उसको अल्पसंख्यक मानिए। अल्पसंख्यकों के नाम पर जो फंड बिहार में निर्गत किया जाता है,
वो अगर किसी खास धर्म के लोगों को खुश करने के लिए किया जाए, तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, तो वो गलत है। बिहार में भी ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, लेकिन इसके लिए हम मुस्लिम समाज को दोषी नहीं मानते हैं। ये राज्य सरकार की नीतियां हैं जिनको हम दोषी मानते हैं, जो ऐसी नीति लाकर तुष्टीकरण की राजनीति करती है और समाज में भेदभाव की भावना लाती है। बिहार पटना में हज भवन बन गया, क्या हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा भवन नहीं बननी चाहिए? जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे बिहार से बहुत सारे यात्री अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड बना हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। हमारे यहाँ राम मंदिर है, हमारे यहाँ भगवान हनुमान का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन उनके लिए सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बोर्ड का गठन नहीं है, जिसके वजह से हम ये देख पाते हैं कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जो मंदिर हैं, उनको व्यवस्था करने में खुद अपने लेवल पे लोग लगे रहते हैं, लेकिन जिस तरह से हज भवन कमेटी बना है, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हिंदुओं के लिए, और ये तुष्टीकरण की राजनीति के सिवा और कुछ नहीं है। कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए नीतीश जी ने काफ़ी फंड अलॉट किया था, जबकि श्मशान और मंदिरों के लिए एक पैसे भी इन्होंने नहीं दिए, तो ये सब को क्या कहेंगे? देखिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी क्या कहूँ मैं तो इसे लैंड जिहाद का नाम देना चाहूँगा। आप किसी भी खास धर्म के लिए कोई भी आप निर्णय लेते हैं और किसी खास धर्म को आप छोड़कर चलते हैं, तो यह तुष्टीकरण की राजनीति है। आप एक वर्ग को नजरअंदाज कर रहे हैं, हिंदू के जन भावना के साथ खेल रहे हैं। लेकिन ठीक है, हिंदू भाई लोग समझदार हैं, समझते हैं इन सब चीज़ों को, आगे वो निर्णय लेंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हम जहाँ तक बात करते हैं कि कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी जो किसी भी खास धर्म हो, चाहे मुस्लिम के लिए करे, चाहे ईसाई के लिए करे, चाहे हिंदू के लिए करे, करे तो सब के लिए करे, नहीं करे तो किसी के लिए नहीं करे। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या ये राजनेता समझते हैं? हमें नहीं लगता। धर्म निरपेक्ष नहीं होता, धर्म सापेक्ष हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब तो स्पष्ट तौर पे है। देखिए, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, मुस्लिम धर्म का मैं आदर करता हूँ। मेरी जन भावना, मेरी सोच, मेरी पूजा पद्धति कभी नमाज पढ़ना नहीं हो सकता, यह हमारी संस्कृति है। तो मैं धर्मनिरपेक्ष कैसे हूँ? नहीं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब तो साथ में ये भी होता है ना, आप यदि घर में अपनी माँ, बहन और पत्नी के बीच में डिफरेंस रखते हैं तो फिर तो आप धार्मिक हैं। ये इस बात को नेता क्यों नहीं समझते हैं? देखिए, नेता हैं, राजनीति करनी है, और उन्हें लगता है कि भारतवर्ष में सबसे बढ़िया राजनीतिक पृष्ठभूमि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तो नेता समझते सब कुछ है, लेकिन मूर्ख बनाते हैं। मूर्ख बनाते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। भारत में किसी भी सरकारी कर्मचारी को 35 साल नौकरी करने के बाद अब पेंशन नहीं है, तो इन नेताओं को एक दिन शपथ लेने के बाद जो पेंशन मिल रही है, क्या वो सही है? देखिए, ये गलत है, लेकिन जो हमारे भारत की व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत जो भी निर्णय हमारे लोकसभा और राज्यसभा में पारित होता है, और ये निर्णय भी वहीं से पारित होता है। नेता अपने अगेंस्ट कोई नियम बनाते नहीं हैं। तो ये साफ झलकता है कि आज के डेट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी नेता हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, जनमानस के बारे में नहीं सोचते हैं। और यही वजह है कि लोगों का पेंशन बंद हो चुका है, लेकिन जो एक दिन के लिए भी गद्दी पे बैठते हैं, सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं, उनका आजीवन पेंशन चलता रहता है।
तो ये क्या जनता के साथ धोखा नहीं है? ये बिल्कुल धोखा है जनता के साथ। इस पेंशन सरकारी संस्थानों में काम कर रहे लोगों का, प्राइवेट संस्थानों में काम कर रहे लोगों का, जिसने अपना पूरा जीवन दिया, 35 साल 30 साल का समय लगाया, और वृद्धावस्था में अगर उनको पेंशन से वंचित रखा जाए तो ये गलत है। और पेंशन उनका अधिकार है, उनके ही सैलरी का पार्ट है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पुनः लागू करना ही चाहिए। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देना चाहेंगे कि आप जितना हो सके शिक्षा के स्तर पे काम कीजिए। जो जहां है वहीं शुरू हो जाए। घर में किसी नौकर का बच्चा है, आधा घंटा पढ़ा दिया। आपको जहां समय मिलता है, एक दिन में 1 घंटा तो हर कोई निकाल सकता है। बिहार के लिए खासकर अगर आप शिक्षा पे जोर देते हैं तो आप एक नस्ल को सुधारते हैं। किसी भी तरह से आप शिक्षा से जुड़िए। हर इंसान स्वास्थ्य से सीधा नहीं जुड़ सकता है, डॉक्टर नहीं हो सकता, लेकिन शिक्षा से हर कोई जुड़ सकता है। कोई 10th पढ़ा है वो 1 को पढ़ाए, जो 12th पढ़ा है वो 8 9th को पढ़ाए, जो ज्यादा पढ़ा है वो अपने नीचे वाले को पढ़ाए, आसपास लोगों को पढ़ाए, झुग्गी झोपड़ियों में जो काम कर रहे हैं वो पढ़ाए, उन्हें पढ़ाए। क्योंकि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, हम रोजगार, स्वास्थ्य, धर्म की बातें सब बेमानी है। शिक्षा को बिहार में बर्बाद करने के पीछे कहीं मंशा ये तो नहीं है कि नेताओं की पोल खुल जाएगी यदि शिक्षित वर्ग हो जाए? देखिए, जहां तक बिहार की बात करें हम लोग, तो हमें इसे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। हमारा भारतवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में काफी अग्रणी रहा है, स्वर्णिम रहा है। उसका वजह है कि एक जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला ऐसी संस्थाएं थी जहां से बाहर से लोग पढ़ने आते थे, और वो कहीं और नहीं, बिहार में ही थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पढ़ने यहाँ पे आते थे, ज्ञान अर्जित करते थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान यहाँ मिला। लेकिन ये सिंपल सी बात है कि अगर किसी राज्य को बर्बाद करना है और अपने मन माफिक कोई भी डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराना है, तो सबसे पहले उस राज्य के शिक्षा स्तर को आप बर्बाद कर दीजिए, और उसके बाद जितने दिनों तक राज्य करना है करते रहिए। तो ये हमारे समाज के लोगों का धर्म है, हमारा काम है। मैं ये नहीं कहता कि सब सारे के सारे काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार की निर्भरता पे ही की जाए। हम लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। हर चीज में हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोषी दे, यह सही नहीं है। जितने भी लोग हैं वो अपना अपना शिक्षा में योगदान दे, आधा घंटा दे, 1 घंटा दे, पूरा समय देना है पूरा समय दे, लेकिन कोशिश करें कि बिहार एक शिक्षित राज्य हो, तभी जाके बिहार का विकास संभव है। आपने अभी नालंदा विश्वविद्यालय का जिक्र किया जी। क्या बिहार पे कलंक नहीं लगता है? नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाले व्यक्ति के नाम पे वहाँ पास में एक गांव बसा है, बख्तियारपुर। देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। जो भी विदेशी आक्रांताएं आए, चाहे बाबर हो, औरंगजेब हो, चाहे बख्तियार खिलजी हो, वो हमारे देश के नहीं थे। हमारे देश को लूटने के लिए आए थे, हमारे देश के धन संपत्ति को लूटने के लिए आए थे, हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने के लिए आए थे, जिसका खुला उदाहरण हमारा नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसको तोड़ने वाले बख्तियार खिलजी के नाम पे बख्तियारपुर जंक्शन है, जो बहुत गलत है। नाम वैसे लोगों के नाम पे किसी भी जगह का, संस्था का नाम होना चाहिए जिसे याद करने में हमारा देश गौरवान्वित महसूस करे। उसका किसी लुटेरे के नाम पे किसी जगह का नाम होना हमारे देश की दुर्भाग्यता को दर्शाता है। अभी एक मुहिम चल रही है एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, उसको बदलने के लिए राज्यपाल के पास ज्ञापन भी गया है। उन लोगों ने मांग की है कि हर्षवर्धन नगर किया जाए। जी, तो आप बिल्कुल सहमत है सर। हर्षवर्धन हमारे देश के, हमारे बिहार के बहुत जाने माने शासक रहे हैं, अच्छे व्यक्ति रहे हैं, और उनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उनके नाम पे किसी जगह का नाम रखें। और ये बहुत बढ़िया है कि बख्तियारपुर का नाम हटाकर, लुटेरे के नाम को हटाकर किसी अच्छे आदमी के नाम पे रखें। इसका मैं समर्थन करता हूँ। हमारे दिव्य रश्मि के पाठकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं दिव्य रश्मि के पाठकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैं पिछले 2-3 सालों से इस पत्रिका को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, शायद उससे भी कहीं ज्यादा समय से। अगर आपको अपने देश की संस्कृति जाननी है, अभी वर्तमान के सामाजिक आर्थिक परिवेश को समझना है, तो दिव्य रश्मि पत्रिका
आपके लिए काफी सहयोगपूर्ण पत्रिका आपके लिए होगी। अब तो इसका चैनल भी शुरू हो गया है। मैं चाहूँगा लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दिव्य रश्मि पत्रिका के संपादक जो भी लोग लेखक लोग हैं, मैं सबसे अनुग्रह करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से रिलेटेड लोगों को जागरूक करें, उतना ही हमारे बिहार का विकास संभव है। जी धन्यवाद सुजीत जी। जी धन्यवाद समय देने के लिए। जी।